हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो शुक्ल जी का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें देशभाषा काव्य, वीरगाथा काव्य पढ़ रहे थे। देशभाषा काव्य को प्रकरण 3, उसमें हम चंद्रबरदाई को देख रहे थे। यहाँ पर चंद्रबरदाई की वंशावली पर हम रुके हुए थे। आज यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्र जी का जो वंश वृक्ष प्राप्त हुआ था वो वंशावली शुक्ल जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। चंद्रबरदाई, इनके 2 पुत्र होते हैं, गुणचंद और जलचंद। जलचंद के सीताचंद, जलचंद के सीताचंद, सीताचंद के वीरचंद, वीरचंद के हरिचंद और हरिचंद के रामचंद। अब रामचंद के ये सारे पुत्र हैं: विष्णुचंद, उद्ध, रचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद और सूरदास। तो यही हरिचंद की परंपरा में आने वाले सूरदास हैं। यहीं से सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है कि वो हरिचंद की परंपरा में आते हैं। इसके बाद आते हैं खेमचंद। ये बुद्धचंद के पुत्र हैं। खेमचंद, खेमचंद और गोविंदचंद 2 पुत्र होते हैं। बुद्धचंद के 2 पुत्र, गोविंदचंद और खेमचंद। अब गोविंदचंद के पुत्र कौन हुए? जयचंद। जयचंद, जयचंद के बाद जयचंद के 3 पुत्र होते हैं: मदनचंद, शिवचंद और बलदेवचंद। ठीक, फिर मदनचंद, मदनचंद के पुत्र आते हैं चौथचंद और बेनीचंद। ये 3 थे। तीनों में से मदनचंद के 2 पुत्र होते हैं, चौथचंद और बेनीचंद। इसके बाद फिर बेनीचंद, बेनीचंद के पुत्र होते हैं 3। कौन कौन? गोकुलचंद, वसुचंद और लेखचंद। फिर कर्णचंद हैं, ये गोकुलचंद के पुत्र हैं। किसके? गोकुलचंद के। यहाँ से देखेंगे, गोकुलचंद के पुत्र कर्णचंद। कर्णचंद के 2 पुत्र होते हैं, गुणगगचंद और मोहनचंद। ठीक, इसके बाद मोहनचंद के 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन? जगन्नाथ और रामेश्वर। जगन्नाथ और रामेश्वर। रामेश्वर के पुत्र गंगाधर, गंगाधर के पुत्र भगवान सिंह, भगवान सिंह के कर्म सिंह, कर्म सिंह के माथुर सिंह, माथुर सिंह के बाग गोविंद सिंह, बाग गोविंद सिंह के मान सिंह, मान सिंह के विजय सिंह, विजय सिंह के आनंद राय जी। अब आनंद राय जी के 5 पुत्र होते हैं: आसोजी, गुमान जी, कर्णिदान, जैथमल जी और वीरचंद जी। ठीक, अब इन 5 में से जो कर्णिदान थे, इनके 2 पुत्र होते हैं, घमंडी राम जी और बुधा जी। इन दोनों में से भी घमंडी राम के पुत्र बनते हैं वृद्धि चंद जी। वृद्धि चंद जी के पुत्र नानूराम जी। ये थी इनकी वंशावली। अंत में होते हैं नानूराम जी। तो नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे। कहाँ जा बसे? अंभोर में। और चौथे जल्ल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है: दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुंद ससिभान। पृथ्वीराज रासों में कविचंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासों में कविचंद के कितने पुत्रों के नाम दिए हैं? तो 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी में भी, साहित्य लहरी की टीका में भी एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। सूर ने अपनी साहित्य लहरी की टीका में अपनी वंशावली दी है। वह पद यह है कि प्रथम ही पृथु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप। पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाय, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारिपायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भव चंद चारु नवीन। भूप पृथ्वीराज दीन्हो तिन्हे ज्वाला देश, तनयता के 4 कीनो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुणचंद तथा सुत शीलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप।
रणथंभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाए, तासु बंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय, आगरे रही गोपचल में रहो तासुत वीर। तो ये सूरदास ने उसमें कहा है। आगे भी है कि पुत्र जन्मे सात ताके महाभट गंभीर, कृष्णचंद उदार चंद जो रूप चंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाई, देवचंद प्रबोध संसित चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। अंत में ये अपना नाम लाते हैं सूरज चंद सूरदास। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। मतलब जो वंशावली अभी मिली है नानूराम के पास से, तो नानूराम ने जिनको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया है, उसे जो सूरदास का पद है उसमें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उनके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समय को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। ठीक, तो समय कितने हैं? 69 समय हैं। और बता रहे हैं कि अंतिम जो 10 समय हैं उसको उनके पुत्र ने पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से प्रवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। किसने सुना था? अकबर ने। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। नानूराम जी ने क्या कहा कि असली पृथ्वीराज रासो की जो नकल है वो उनके पास है, पर उन्होंने जो महोबा की नकल दी थी हरप्रसाद शास्त्री जी को, वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये जो पद्य है ये पद्मावती समय से लिया गया है। हिंदुआन थान उत्तम सुदेश, तहि उदित द्रुग दिल्ली सुदेश, संभरिन रेस चहुआन थान पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान, संभरि नरेश सोमेश पूत देवत्त रूप अवतार धात, जिहि पकर साह साहब लीन तिहु बेर करिय पानी पहीन, सिंगिन सुसद्द गुनि चढ़ी जंजीर, चुक्कई न सबद बेधांत तीर, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नीय, बाल बैस सीता समीप अमित रस पिन्नीय, बिगसी कमल सिंह भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय, हीर कीर अरबिंब मोति नख सिख अहि घुट्टिय, कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक सद, कमल गंधा बयसंधा हंस गति चलती मंद मंद, सेत वस्त्र सोहै शरीर न स्वाति बूंद जस, भंवर भवई भुल्लहि सुभाव मकरंद वासरस, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिसि कग्गर दिन्नो, लगन बरग रचि सरब दिन द्वादश सनि लिन्नो, 11 अरु 30 सास संबत परमानः, जो पितृकुल शुद्ध वरन बरि रखहु प्राणः, दिखंत दिठ्ठि उच्चरिय बर इक सलक विलंब न करिय, अलगार रयन दिन पंचमही जो रुक्मिनी कन्हर बरिय, संगह ससिय लिय सहस बाल रुक्मिनीय जेम लज्जत मराल, पूजिय गये शंकर मनाय दक्षिणई अंग करि लगिय पाय, फिर देश देश पृथ्वीराज राज हंस मुद्ध मुद्ध चर पट्टलाज, बज्जिय घोर निशान रान चौहान चौदिसी, सकल सूर सामंत समरि बल जंत्रा मंत्र तिस, उठिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग्ग वीर नट, कढ़त तेग मन मेघ लगत मनो बीज झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गगन रंगन मगन भई सोन धार, हृदय हरस वीर जग्गे हुलसि हुरे रंग नव रत्तावर, सुरासन मुल्तान खंधार मीर बलस स्यों बलम तेग अच्चूक तीरम, रुहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी, ठट्टी ठट्ट भल्लोच ढालम निशानी, मजारी चसी मुख जम्बुक कलारी, हजारी हजारी हुकें जोधा भारी। तो ये पृथ्वीराज रासो से पद्मावती समय से ली गई पंक्तियां थी। वहां के कुछ पद दिखाए गए हैं। इसके बाद आते हैं कवि भट्ट केदार और मधुकर कवि। इनका समय है संबत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंदबरदाई ने
महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। किसने? भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा। जयचंद प्रकाश किसका है? तो भट्ट केदार का, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। तो पूछा जाए कि जयचंद प्रकाश में किसका वर्णन है? तो महाराज जयचंद के पराक्रम का। इसी प्रकार का जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा। किसने लिखा? मधुकर कवि ने जयमयंक जस चंद्रिका। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। ये दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। ठीक, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदासकृत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राजपुस्तक भंडार में सुरक्षित है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका, इन दोनों ग्रंथ का उल्लेख, यानी कि ये दोनों ग्रंथ कहाँ मिलते हैं? तो इनका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? सिंघायच दयालदास के राठौड़ारी ख्यात में। ध्यान देंगे इसको। और ये कहाँ पर है? बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। आगे है, इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। ठीक, तो पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था और जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कलिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमार्दिदेव परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में, दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। आगे हैं जगनीक। समय है संवत 1230 विक्रमी। ऐसा प्रसिद्ध है कि कलिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध आल्हा और ऊदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। तो आल्हा और ऊदल का वर्णन किसमें है? जगनीक के परमाल रासों में। ये महोबे के दो प्रसिद्ध वीर थे, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। ठीक, ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहित के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। परमाल रासों की पंक्ति है ये: 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में परिवर्तन ही नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरिच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं।
और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह जो परमाल रासो यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता के ही बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहाँ से उठा के पूछ ली गई थी कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। यह किस रचना के विषय में है, किस रासो ग्रंथ के विषय में कहा गया? तो यह परमाल रासो के विषय में कहा गया। और कहा किसने? शुक्ल जी ने कहा कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। ठीक, अवधी का जो बैसवाड़ा है वही इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिसके अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनी के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के छत्री थे। कहाँ के छत्री थे? बनाफर शाखा के छत्री थे। इन गीतों का एक संग्रह आलखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। ठीक, परमाल रासो का आलखंड के नाम से प्रकाशन किसने कराया? तो फर्रुखाबाद के जो कलेक्टर थे उस समय, चार्ल्स इलियट ने। इसके बाद आते हैं श्रीधर। इन्होंने संबत 1454 में रणमल्ल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की विजय का वर्णन है। कहाँ के राजा? ईडर के राठौर राजा रणमल्ल, जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है। ढमढमई ढमढम कार ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सुरकरहि रण सहड़ाई समूहरि सरस रस समरंगिया, कलकलहि काहल कोड़ि कल रवि कुमल कायर थर हरई, संचरई सक सुरताड़ साहर साहसी सवि संगरई। तो यहीं से हम थोड़ा सा इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। ढमढमई ढमढम कार ढंकर ढोल ढोली जंगिया, ये ढमढम ढोल जो गाता है कौन है? ये श्रीधर है। श्रीधर की पंक्ति है ये। ढमढमई ढमढम कार ढंकर ढोल ढोली जोगिया। इसके बाद है आगे, एक मिनट, इसके बाद तो खत्म हो रहा है। प्रकरण 4 आ जाता है, फुटकल रचनाएं। ठीक, तो ये कुछ नहीं है, ये तो पंक्तियों के अर्थ यहाँ पर समझाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण 3 जो होता है वो देश भाषा काव्य पूरा हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रकरण 4 पर, वीरगाथा काल। प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं दी गई हैं। ठीक, तो इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई सुझाव देना हो या कोई मिस्टेक हो रही हो, कुछ बताना हो, कुछ कहना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।